Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is food, health and diseases. Tickle your brain to answer. Why do bodybuilders have a diet that is rich in proteins? जो bodybuilders होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनकी जो डाइट होती है वो प्रोटीन्स से भरी हुई क्यों होती है? When you have a cold and cough, your parents ask you not to go to school. Why? और जब आपको खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल जाने से क्यों रोकते हैं? तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बॉडी बिल्डर्स का जो खाना होता है उसमें प्रोटीन ज़्यादा क्यों होता है, और जब कभी आप बीमार पड़ जाते हैं, जुकाम आपको होता है, तो आपको स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जाता? All living things need food to survive. We take food when we become hungry. Food gives us energy to keep fit, healthy, and to carry out all activities that keep us alive. It provides us with material for the growth, repair, and general well-being of our body and substances to fight off diseases. The substances present in the food that make us strong, healthy and give us energy are called nutrients. तो जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स जो कि लिविंग थिंग्स हैं, उनको खाना चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए. खाना आप नहीं खाओगे तो आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ज़िंदा नहीं रह पाओगे. आप खाना तब खाते हैं जब आपको भूख लगती है. ये जो खाना होता है जिसका इंटेक आप करते हैं, ये आपको फिट, मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने में हेल्प करता है. और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप खेलते हैं, आप उसके अलावा एक्सरसाइज करते हैं, आप पढ़ते हैं, कहीं जाते हैं, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसीलिए पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि आप खाना खाते हैं. तो ये जो आपका फूड होता है उसमें आपके अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशंस होते हैं. ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, दीज हेल्प अ ह्यूमन बॉडी फॉर द ग्रोथ, आपके बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए. आपकी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज होते हैं, कभी आपको चोट लगती है, आप बीमार पड़ते हैं, उसके रिपेयर होने के लिए, और जनरल वेलबींग के लिए, यानी कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, उसके लिए अच्छा खाना खाना जरूरी होता है. डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स. Eating only one type of food every day will not provide our body with all the nutrient it needs. It is therefore important to eat a wide variety of food in order to stay healthy. तो आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अलग अलग फूड आइटम्स में आपके अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो आप अगर एक ही टाइप का खाना रेगुलर खाते रहेंगे, अगर आप एक ही टाइप की दाल डेली खा रहे हैं, एक ही टाइप की सब्जी डेली खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे. तो हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, स्ट्रांग रहने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ फूड खाएं, अलग अलग टाइप का खाना खाएं जिसमें आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों. आवर फूड शुड हैव 5 main types of components: carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. तो आपके खाने में ये 5 कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट्स आपके खाने में होने ही होने चाहिए. All these nutrients can be divided into main 3 groups. 1. Energy giving nutrients, carbohydrates and fats. 2. Body building nutrients, proteins. Number 3. Protective nutrients, vitamins and मिनरल्स. तो आपकी ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, ये 3 टाइप के फूड कैटेगरीज में डिवाइडेड है. जिन टाइप के कंपोनेंट से आपको एनर्जी मिलती है वो आपके होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स. फिर आप जिससे आपकी बॉडी बिल्ड होती है, आप बड़े होते हैं, डेवलपमेंट आपकी होती है, वो होते हैं प्रोटीन्स. इसीलिए आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट दिया जाता है ताकि उनका ब्रेन और बॉडी डेवलप हो सके. फिर आते हैं आपके प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को अलग अलग टाइप के डिजीजेस से बचाते हैं. ये होते हैं आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द बॉडी. तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जब आप कभी लो महसूस करते हैं तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड खाएंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, आप तुरंत ही एनर्जाइज हो जाते हैं. सोर्सेज: ब्रेड, राइस, फ्रूट एंड फ्रूट जूसेस, हनी एंड कॉर्न.
तो आपको ये इंस्टेंट एनर्जी वाले कार्बोहाइड्रेट फूड कौन से होते हैं? ब्रेड, राइस, फ्रूट से ही बने हुए जूसेस, हनी एंड कॉर्न। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं जिन्हें खाते ही आप एनर्जाइज फील कर सकते हैं। देन कम्स योर फैट्स। Like carbohydrates, fats too provide energy to the body. Excess carbohydrates are converted into fats and stored in the body. तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही फैट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं क्या? एनर्जी, ताकत। जब आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं जितना आपकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है, तो एक्स्ट्रा जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपके फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है और आपकी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। अब आपको फैट कहां से मिलता है? सोर्सेस क्या क्या हैं उसके? मीट, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, बटर, चीज, घी, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स। तो मीट, वेजिटेबल ऑयल, दूध, मक्खन, चीज, घी, क्रीम, ड्राई फ्रूट्स, ये आपके फैट्स होते हैं। और फैट्स का ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा फैट्स नहीं चाहिए होता है बॉडी को, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको डेली बेसिस पे चाहिए होता है। Though fats are essential for our body, eating too much fats can be harmful. तो आपकी बॉडी के लिए जरूरी तो होता है फैट, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। जरूरत से ज्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा लेंगे तो वो तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, बट फैट अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। Excess intake of fatty foods can lead to a condition called obesity, which is harmful for our body. Obesity can cause heart diseases and diabetes. बहुत ज्यादा कंटिन्यूस बेसिस पे अगर आपका फैट का इंटेक बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा जब बढ़ जाता है, आपने लोगों को देखा होगा बहुत ही ज्यादा वेट बढ़ जाता है जब लोगों का, वो उनकी ओबेसिटी वाली कंडीशन होती है जो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए खराब होता है और स्पेशली हमारे हार्ट के लिए। और डायबिटिक आप हो सकते हैं और हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक होने के चांसेस, आपका ब्लड जो होता है वो एक जगह पे क्लॉग जमना शुरू कर देता है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देन कम्स योर प्रोटीन्स। Proteins are the body building nutrients. They help to repair the damaged cells and tissues in the body. तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी कि जब आपकी बॉडी ग्रोथ वाले फेज में होती है उस समय पे प्रोटीन्स आपकी बॉडी को डेवलप यानी कि ग्रो होने में हेल्प करते हैं। ये आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स या टिश्यूज अगर डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने में आपके प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। इसके क्या क्या सोर्सेस हैं? फिश, एग्स, चिकन, मीट, मिल्क, पल्सेस एंड नट्स। ये अगर आप खाएंगे तो आपकी बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता रहेगा। विटामिन्स एंड मिनरल्स। Vitamins and minerals are the protective nutrients. They protect the body from diseases and keep it healthy and protect us from falling sick. Our body need vitamins and minerals in small amounts. तो vitamins and minerals जो होते हैं ये protective nutrients होते हैं, आपकी बॉडी को अलग अलग टाइप की डिजीजेस से बचाते हैं। आपको कोई अगर चीज़ें, वायरस आ गया है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर रहा है, तो अगर आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली इन डिजीजेस से फाइट करके आपको प्रोटेक्ट कर लेगी। ये जो आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं आपको स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं। इनके सोर्सेज होते हैं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग्स। तो दूध, अंडे, ताजे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अगर आप खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स रहेंगे और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। देन कम्स वाटर। Water is one of the most important nutrients needed by our body. It helps us to digest the food we eat. It helps in maintaining our body temperature and also helps us in removing waste products from our body. We should drink 2 to 3 liters of water every day. फिर आपकी इस लिस्ट में आता है वाटर। वाटर आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है और जितना वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि एटलीस्ट आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए मिनिमम। नो इट टू।
We should drink at least 8 to 10 glasses of water every day to avoid constipation and dehydration in our body. तो आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इनडाइजेशन आपको हो जाता है, अपच हो जाती है, वो ना हो और डिहाइड्रेशन आपको महसूस ना हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेली कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी रिलीजियसली डेली पिए ही पिए। पानी की कमी की वजह से अगर आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है तो कभी कभी आपको चक्कर भी आ सकते हैं। तो 8 से 10 ग्लास पानी डेली कैसे भी करके पीना ही चाहिए। रफेज, this is the part of our food that the body cannot digest. It is made up of fibers and adds bulk to our food. It helps the muscles of our digestive system to push the food through the intestine until the waste matter is thrown out. It is present in all plant foods. तो रफेज जो होता है ये आपके फूड का वो पार्ट होता है जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, येट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन प्रोसेस। आपने कभी देखा होगा आपके कुछ फूड आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज ले लीजिए, उसमें आपके छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें फाइबर्स कहा जाता है। दिस इज फाइबर। तो फाइबर भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो ये फाइबर होता है या रफेज होता है, ये हमारे खाने को इंटेस्टाइन से पुश करता है जब तक कि आपका वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं हो जाता। अगर इनफ रफेज आपके फूड में नहीं होगा तो भी आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कि जितने भी आपके प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं उनमें रफेज प्रेजेंट होती है। तो वाटर एंड रफेज, अपार्ट फ्रॉम ऑल द बॉडी बिल्डिंग फूड्स, न्यूट्रिएंट फूड्स, प्रोटेक्टिव फूड, उन सब के साथ साथ वाटर और रफेज, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नहीं तो आपका जो आपने खाना खाया है वो पच ही नहीं पाएगा। नाउ कम्स योर बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट यानी कि जो आपने अभी 5 कंपोनेंट्स, 3 कैटेगरी के खाना देखा आपने, वो सारा खाना, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके प्लेट में प्रेजेंट होते हैं, वो होती है आपकी बैलेंस डाइट। द फूड दैट वी ईट is called a diet. A diet which provides the body with all the essential nutrients in the correct amount needed for healthy growth and activity is called a balanced diet. तो जो भी आप खाना खाते हैं दिन भर में वो आपकी डाइट होती है, और इसमें आपका जितना भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये राइट अमाउंट में आपके अगर डाइट में प्रेजेंट है तो वो डाइट आपकी होती है बैलेंस्ड डाइट। सो for the diet to be balanced, it should contain carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, roughage, as well as enough water. The quantity of nutrients needed by a person will depend on the age of the person and the type of work they do. तो एक बैलेंस डाइट आपकी कौन सी डाइट होती है जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज और इनफ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट हो, तो आपकी वो डाइट बैलेंस डाइट होती है। और कितना आपका न्यूट्रिएंट्स कितनी क्वांटिटी में किसको चाहिए होता है वो डिपेंड करता है आप कौन से एज ग्रुप के हैं और कौन से टाइप की एक्टिविटीज आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन आपकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज होती हैं वो डिफर करती हैं। नोट 2, The energy stored in the food is measured in calories. तो आपके खाने में कितना आपकी एनर्जी प्रेजेंट है वो मेजरिंग यूनिट जो होती है वो होती है कैलोरीज। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स टू डेवलप एंड टोन अप आवर मसल्स. Exercise helps the nervous system by supplying more oxygen to the brain. We must play outdoor games to keep our body fit. तो आप अगर डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे थोड़ी थोड़ी 15-20 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप डेली करते हैं तो ये आपकी मसल्स को टोन्ड अप यानी कि शेप में रखती है. जो आपकी एक्सरसाइज होती है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो हेल्प करता है. अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नर्वस सिस्टम आपकी पूरे ब्रेन तक जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो सप्लाई करता रहता है. तो आपकी एक्सरसाइज की मदद से ना केवल आपकी बॉडी शेप में रहती है बल्कि आपका ब्रेन की फंक्शनिंग भी प्रॉपर तरीके से होती है. Without exercise, our muscles will lose their ability to move and become stiff and cause pain. Without exercise, we feel unhealthy.
अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बिल्कुल जीरो है अगर आपकी एक्सरसाइज, तो आपकी जो मसल्स की एबिलिटी होती है मूव करने की, हिलने की, वो धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी। स्टिफ होने का मतलब है आप उसे मूव नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक्सरसाइज डेली बेसिस पे चाहे आप 15-15 मिनट करें, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। Growing children should exercise and yoga daily. Running, jumping, rope, skating, swimming or cycling are exercises that make the muscles and bones stronger. तो जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, जैसे कि आप लोग जो स्कूल में जाते हैं, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट चलती रहती है, तो ऐसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि डेली एक्सरसाइज करें और योगा भी करें। योगा आपकी माइंड और बॉडी के पीस के लिए बहुत जरूरी होता है। तो एक्सरसाइज और योगा करते रहिए, जैसे आपका जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। ये सारी एक्सरसाइज आपकी मसल्स के और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्पफुल होती हैं। रेस्ट, proper rest and regular hours of sleep relax our muscles and give our body the much needed rest. We feel fresh and ready to work again. We can work more efficiently. Sleep also gives time to the body for the growth and repair of body cells. तो आपका अच्छा खाना, एक्सरसाइज, इसके अलावा आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी अच्छा खाना खाना होता है। रेस्ट जब आप करते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपकी बॉडी की सेल्स जो होते हैं वो रिपेयर होते हैं, और आप हमेशा नोटिस करेंगे अगर आपने 7 से 8 घंटे की प्रॉपर अच्छी नींद ली है तो उसके बाद आप दोबारा से पूरी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बस काम ही काम करे जा रहे हैं और सो ढंग से नहीं रहे हैं तो आपका ब्रेन भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा और बॉडी भी फ्रेश महसूस नहीं करेगी। तो अच्छा खाना, एक्सरसाइज, इन दोनों के साथ साथ बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से रेस्ट भी करें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद मिनिमम लेनी ही चाहिए। मैलन्यूट्रिशन, malnutrition is the condition that results from taking an unbalanced diet in which certain nutrients are in the wrong proportions. malnutrition का मतलब होता है जब आपका डाइट में, आपके खाने में कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनका डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से malnutrition, जिसे हिंदी में कुपोषण भी कहा जाता है, वो हो जाता है। Children whose daily diet contains less carbohydrates and proteins do not grow. तो जिन बच्चों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कम होगा वो बढ़ नहीं पाएंगे। छोटे बच्चों के लिए खासकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। They do not gain weight. Their hands and legs appear as skin and bones. They are dull, inactive and sunken eyes. Such children appear very weak and often fall sick. तो ऐसे बच्चों को अगर आप देखेंगे जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी होती है, इनके हाथ बहुत पतले होते हैं, वेट गेन ये नहीं कर पाते हैं, इनकी हड्डियां आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई देंगी, और ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा डल होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, काम ढंग से नहीं कर पाते, ना ही नॉर्मल वॉक भी नहीं कर पाएंगे, ढंग से बैठ भी नहीं पाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे चक्कर आने लग जाते हैं, वापस से नीचे लेट जाएंगे। इनकी आंखें जो होती हैं गड्ढे में गई हुई होती हैं, बिल्कुल हड्डियां आपको उनके हर बॉडी पार्ट में दिखाई देंगी, और ऐसे बच्चे ज़्यादातर कमज़ोर होते हैं, कुपोषण का शिकार हो चुके होते हैं, और ये ज़्यादातर बीमार पड़ते हैं, और कई एडवर्स कंडीशंस में मैल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे मरते भी हैं। The diet of some children may contain enough carbohydrates but less protein. Such children may not look thin, but they are not healthy and active as healthy children of their age. They have swollen feet and hands, and their stomach protrudes out. The skin peels off and appears patchy. These children have thin reddish hair. Insufficient amount of nutrients from food can cause deficiency diseases. Malnutrition can be cured by taking a balanced diet. अब आपने देखा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी की वजह से कुपोषण होता है। अब कई बच्चों के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स तो प्रॉपर होता है लेकिन प्रोटीन की कमी होती है।
तो ऐसे बच्चे आपको पतले तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये हेल्दी बच्चे भी नहीं होते हैं। इनके पैर सूजे हुए होते हैं, इनको आप कुछ एक्टिविटी करने के लिए देंगे ये थक जाएंगे, इनकी स्किन पैची हो जाती है, पील ऑफ होने लग जाती है अलग अलग जगह से इनकी स्किन, क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है। इनके जो बाल होते हैं प्रॉपर काले नहीं होते, हल्के हल्के से आपको रेडिश से दिखाई देंगे। इनसफिशिएंट अमाउंट जो होता है न्यूट्रिएंट्स का, इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिजीजेज आपको हो जाती हैं। और ये मैल न्यूट्रिशन का एक ही तरीका है इसको क्योर करने का, कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे। डिजीजेस, if some part of a person's body is not healthy and therefore not working correctly, we say that the person has a disease. तो अगर किसी बंदे का या किसी पर्सन का कोई भी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है, ढंग से देख नहीं पा रहा है, ढंग से बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा बीमार है। Diseases can occur due to many reasons. Some diseases like diabetes or arthritis are caused when a particular part of our body stops functioning properly. तो ऐसी जो डिजीजेस होती हैं उनके कुछ आपके रीजंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डायबिटीज होती है, अर्थराइटिस होता है, तो ये आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स की डिजीज होती हैं जो आपकी प्रॉपरली जिस तरीके से काम करती है काम करना बंद कर देती हैं। डेफिशिएंसी और द lack of particular minerals or vitamins in the body also causes diseases. They are called deficiency diseases. तो आपकी अगर बॉडी या खाने में आपकी अलग अलग टाइप के वाइटामिन्स की कमी होगी तो आपको फिर लेटर ऑन आपकी बॉडी में भी वाइटामिन्स की कमी हो जाएगी। तो ऐसी डिजीजेस को भी हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी का मतलब होता है जब किसी भी चीज की कमी हो जाती है, तो इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको बीमारी होती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डिजीजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। तो डिजीजेस आपकी दो टाइप की होती हैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि अगर आपको ये डिजीज है और आप किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जैसे आपको खांसी है, जब आप खांसते हैं तो आपके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, फिर वो एयर कोई और ब्रीद इन करता है, वो बीमारी उसको भी हो जाती है। तो ये आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है। फिर आपकी आती है नॉन कम्युनिकेबल, इसमें अगर आप किसी डिजीज्ड पर्सन के कॉन्टैक्ट में भी आते हैं तो आपको कुछ नहीं होता। तो सबसे पहला है कम्युनिकेबल डिजीजेस। द डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो भी डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसमिट का मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना, तो ऐसी कोई भी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैल सकती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। These diseases are spread by germs. Examples of these diseases include malaria, dengue, plague, cholera, etc. These germs can spread through infected food, water, air, insect bites or direct contact with the infected person. तो ये जो डिजीज होती हैं आपको जर्म्स की वजह से हो सकती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगी, प्लाग, कॉलेरा, ये सारी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जर्म्स से होती हैं। ये आपको अलग अलग तरीके से हो सकती है। अगर आपने कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें आपके ये जर्म्स प्रेजेंट है तो आपको ये हो सकती है। वाटर, ऐसा कंटामिनेटेड वाटर पी लिया या ऐसे किसी इंसान का झूठा पानी पी लिया तो भी हो सकती है। एयर से हो सकती है। इंसेक्ट बाइट, मलेरिया आपको ऐसे ही होता है, मलेरिया और डेंगी। किसी इंसान को मलेरिया और डेंगी है, मच्छर ने उसको काटा, फिर वही मच्छर ने आपको काटा, तो वो जर्म्स वो आपकी बॉडी तक कैरी कर देता है। तो ये सारे तरीके होते हैं डिजीजेस आप तक पहुंचने के। एजेंट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, एजेंट्स का मतलब होता है जिन जिन चीजों से आपको ये डिजीजेस फैल सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू वेरियस एजेंट्स। पहला है थ्रू एयर। Germs enter the air when an infected person coughs, sneezes or spits. These germs then enter the body of a healthy individual and cause the same disease. Germs of common cold, chickenpox, measles, tuberculosis and influenza spread through air. तो पहला तरीका है हवा से। कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे खांसी जुकाम है या ऐसी कोई भी बीमारी है, मैंने खांस दिया, छींक दिया या फिर स्पिट कर दिया ओपनली, थूक दिया कहीं पे ओपनली, तो ये जो एयर में पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं, बड़ी आसानी से ये किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में जर्म्स चले जाते हैं और एक हेल्दी पर्सन को भी ये बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि चिकन पॉक्स, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लुएंजा।
हवा से फैलने वाली कुछ बीमारियां हैं। दूसरा है आपका थ्रू इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। Insects and animals can carry harmful microbes. These microbes do not cause diseases in the animals. These microbes enter the body of healthy individuals. They are scratched or bitten by germ-carrying insects or animals. Malaria and dengue are diseases spread by the bite of certain mosquitoes. Plague and rabies are spread by animal bites. तो आपकी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मच्छर मक्खी, या फिर जानवर जैसे कि आपके डॉग्स या कैट्स होते हैं। ये आपके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको कैरी करके आप तक पहुंचाते हैं। इन माइक्रोब से उन एनिमल्स को कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आपके इंसानों को हो सकता है। तो ऐसा जैसे आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या आपके मस्कीटोज की बाइट से हो सकता है। किसी हेल्दी पर्सन को उस मस्कीटो ने बाइट करा, या उससे पहले मलेरिया, जिस इंसान को मलेरिया हो रखा है, अगर उसको मस्कीटो ने बाइट कर दिया और सेम मस्कीटो ने फिर आपको बाइट किया, तो वो जर्म्स फिर आपकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। आप स्क्रैच करते हैं और आपकी बॉडी में वो जर्म्स या माइक्रोब्स पहुंच जाते हैं। और जो प्लाग या रेबीज जैसी बीमारियां होती हैं, जब एनिमल्स आपको डायरेक्टली बाइट करते हैं, जैसे डॉग्स अगर आपको डायरेक्टली बाइट करते हैं और आप प्रॉपर इंजेक्शन अगर नहीं लेंगे तो उसकी वजह से आपको रेबीज हो सकता है। देन कम्स थ्रू फूड एंड वाटर। Germs can enter the body of a healthy individual through food or water contaminated with disease-causing microbes. Cholera, dysentery, typhoid, jaundice spread through contaminated food and water. फिर आपका आता है, अगर आप ऐसा खाना या ऐसा पानी पी ले जो अशुद्ध है, कंटैमिनेटेड है, खराब हो रखा है, तो आपको कुछ बीमारियां जैसे कि आपके कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस, तो ये सारी बीमारियां आपको कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती हैं। ये जो होता है आपके माइक्रोब्स कैरी करते हैं, माइक्रोब्स की वजह से आपको ये बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खाना जो आपका होता है ढका हुआ खाना खाइए, पानी हमेशा अच्छा साफ पानी पीजिए, नहीं तो आपको ये बीमारियां बहुत जल्दी हो सकती हैं। थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पेशेंट, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट जिसको बीमारी है, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और विद ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स यूज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस विच स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और थिंग्स यूज्ड बाय देम। अब अगर कोई ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी कोई बीमारी हो रखी है, या फिर उसने जो जो चीजें यूज करी हैं, आप उसके कांटेक्ट में अगर आ गए हैं तो भी आपको बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आपके किसी को अगर जुकाम हो रखा है फॉर एग्जाम्पल, उसका झूठा पानी अगर आप पी लेंगे तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसे इसीलिए बोला जाता है जब किसी ऐसे पेशेंट को कम्युनिकेबल डिजीज है तो या तो आप प्रॉपर अपने आप को कवर करके जाइए, मास्क पहनिए, हाथों में ग्लव्स पहनिए और मिलने के बाद उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। देन कम्स योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस, ऐसे पेशेंट से अगर आप मिलेंगे भी तो भी आपको नहीं फैलेंगी। The disease that cannot be transmitted from one person to another are known as non-communicable diseases. For example, anemia, cancer, scurvy, rickets, and beriberi. In fact, many of these diseases occur due to deficiency of nutrients in one's diet and are called deficiency diseases. तो ऐसी डिजीजेस जो कि आपकी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट नहीं हो सकती हैं बाय एनी मीन्स, उन्हें कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जैसे कि एनीमिया हो गया, कैंसर पेशेंट्स हो गए, इनसे आप मिलेंगे भी तो आपको ये डिजीज नहीं होगी। बल्कि ये जो आपकी डिजीज होती हैं ये इस वजह से होती हैं क्योंकि आपकी डाइट में कोई न्यूट्रिएंट बहुत लंबे टाइम के लिए कम रह जाता है, जिसकी वजह से ये डेफिशिएंसी डिजीज आपको हो जाती है। Deficiency diseases caused due to deficiency of symptoms, source of nutrients। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि कौन सी आपकी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, वो किस चीज़, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है, सिम्टम्स यानी कि कैसे पता चलता है कि वो डिजीज आपको हो गई है, और कौन से न्यूट्रिएंट से आपको वो डिजीज रुक सकती है यानी कि डेफिशिएंसी आपकी खत्म हो सकती है। सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। आपको पुअर विजन इन डिम लाइट, यानी कि जब बहुत डिम लाइट होती है तो आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा। इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, एग, योक, पपाया, कैरेट।
तो आप दूध पीजिए, हरी पत्तियां वाली सब्जियां खाइए, फिश खाइए, एग योक जो येलो वाला पार्ट होता है वो खाइए, पपाया और कैरेट। तो इससे आपका विटामिन ई की डेफिशिएंसी कम हो सकती है। नेक्स्ट इज बेरी बेरी। ये विटामिन बी की कमी की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स हैं टायर्डनेस, लॉस ऑफ मसल फंक्शन, स्पीच प्रॉब्लम्स। बहुत जल्दी आप थकने लग जाएंगे, आपकी जो मसल्स का फंक्शन है वो आपको करने में प्रॉब्लम होगी, प्लस आपको बोलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सोर्सेज क्या क्या है? सीरियल्स, अनपॉलिश्ड रिच बीन्स, कैबेज। सीरियल्स खाइए, ऐसे आप रिच बीन्स खाइए जो पॉलिश्ड नहीं है, और कैबेज खाइए, तो आपकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। स्वेलिंग, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो आपकी जो स्वेलिंग होने लग जाएगी, आपको अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन हो जाएंगे, और आपके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वहां से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इसके क्या सोर्सेज हैं? ऑरेंज, मेलन, टमेटो, आंवला एंड कैबेज। तो ये अगर आप खाएंगे तो आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज रिकेट्स। रिकेट्स आपकी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। सॉफ्ट वीक बोन्स आपकी हो जाएंगी। इसके सोर्सेज है मिल्क, एग्स और सनलाइट। इनफ सनलाइट लीजिए, दूध प्रॉपर तरीके से पीजिए, डेली पीजिए, और अंडे खाइए, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अनीमिया। एनीमिया आपको होता है जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आपकी पेल स्किन हो जाएगी, वीकनेस यानी कि कमजोरी आपको हो जाएगी। इसके सोर्सेज हैं आपके एग योक, मीट और स्पिनच। पालक खाइए, मीट खाइए, और एग का येलो वाला पार्ट खाइए। नेक्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर आपको होता है आयोडीन यानी कि नमक की कमी की वजह से। स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड इन द नेक, जो नेक वाले रीजन होता है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो नेक होती है वो स्वेल हो जाती है, वो आयोडीन की कमी की वजह से होती है, उनको गॉइटर हो जाता है। इसके सोर्सेज हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट और सी फूड, जो आपको खाना, जैसे क्रैब होता है, फिश होता है, वो आप खाइए। देन कम्स बोन एंड टूथ डीके। ये आपकी कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। बोन्स वीक हो जाएंगी आपकी, और आपके जो टीथ होते हैं, डैमेज टू टीथ, आपके दांत भी खराब होने लग जाएंगे। इसके आपके सोर्सेज हैं मिल्क, लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज। दूध पीजिए, लीफी वेजिटेबल जैसे आपका स्पिनच हो गया, ये सब चीजें खाइए, और संतरे खाइए। देन इज क्वाशिरकोर। ये आपकी प्रोटीन्स की कमी की वजह से होता है। थिन लेग्स, बहुत पतले आपकी टांगे हो जाएंगी, और आपका जो पेट है वो सूजने लग जाएगा, स्वोलन स्टमक हो जाएगा। इसके सोर्सेज हैं पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश एंड मीट। देन इज मेरास्मस। ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से होता है। अंडरवेट एंड लूज स्किन। आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, अंडरवेट हो जाएंगे, और आपकी स्किन लूज होना, ढीली होना शुरू हो जाएगी। इसके सोर्सेज हैं ब्रेड, चपाती, राइस, पोटैटो, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश, मीट। ये खाएंगे तो आपकी जो मेरास्मस की कमी है यानी कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को मिलता रहेगा। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। Germs of disease stay on clothes, combs, towels and toys used by a patient. Such articles must be disinfected or boiled to kill the germs. The floor and walls of the rooms must be sprayed with a disinfectant. तो आप ये जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं? ये जब पेशेंट आपके कोई बॉटल्स यूज करता है, कंघी यूज करता है, कपड़े वैसे पहनता है, तौलिए होते हैं, खिलौने होते हैं, उनमें आपके ये जर्म्स चिपक जाते हैं। तो ऐसी चीजों को तेज पानी में, गर्म पानी में बॉईल करना जरूरी है ताकि जर्म्स किल हो जाएं। और ऐसा पेशेंट जिस घर में या जिस कमरे में रहता है उसकी दीवारों पे, फ्लोर पे डिसइंफेक्टेंट को स्प्रे कर दीजिए ताकि जर्म्स जो है वो मर जाएं। Cases of infectious disease must be reported to civil authorities so that precautions can be taken to prevent their spread in that area. ऐसी जो इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा फैलना शुरू कर देती हैं, तो सिविल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है ताकि वो रिक्वायर्ड स्टेप्स ले सकें और ऐसी बीमारियां ज़्यादा ना फैलें। Children suffering from any communicable disease should stay away from the school till they are fully recovered. तो ऐसे बच्चे जिनको इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज हो रखी है, जब तक वो प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाते तब तक उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए ताकि बाकी बच्चे प्रोटेक्टेड रहें। We should make efforts to prevent the breeding of germs. Destruction of mosquitoes and their breeding grounds is best solution for protection from these dreadful diseases. तो हमारे लिए एज ह्यूमन बींग्स, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप
जहाँ पे जर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड कर सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, वैसी जगह को ही हम ख़त्म कर दें। जैसे बहुत लंबे टाइम के लिए एक जगह पे अगर पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ पर आपके मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके घरों के अंदर या घरों के बाहर बहुत लंबे टाइम के लिए आपका पानी इकट्ठा ही ना हो, ताकि आपके ऐसे मस्कीटोज ब्रीड ही ना कर पाए। Houses should be airy and open. Fresh air and sunlight are natural disinfectants. Mattresses, linen and clothes should be exposed to sunlight from time to time. आपके जो घर हैं ओपन, बहुत सारी विंडोज होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए ताकि सनलाइट प्रॉपर तरीके से आए, फ्रेश एयर आए। लेनिन्स जो आपकी चादरें होती हैं, कपड़े होते हैं, कंबलें होती हैं, मैट्रेसेस होते हैं, उनको टाइम टू टाइम वीकली बेसिस पे उनको धूप दिखाते रहिए ताकि उनमें से जर्म्स खत्म हो जाएं। A supply of clean and pure water for drinking and cooking is essential for health. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in clean and closed containers. Water filters can also be used for purifying water. Chlorination is a way of purifying large quantities of drinking water. तो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है कि एक साफ और प्योर पानी आपके घर तक सप्लाई होता रहे। इसेंशियल है आपकी हेल्थ के लिए, इसीलिए ज़रूरी है आपको जो भी पानी आपको जहाँ से भी मिल रहा है कम से कम 10 से 15 मिनट उसको तेज़ आंच पर बॉईल करिए, तेज़ फ्लेम पे बॉईल करिए और ठंडा होने के बाद उसे साफ और क्लोज्ड कंटेनर में रख दीजिए ताकि आपका जो पानी है वो साफ रहे। जो आपकी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर आपकी क्लोरिनेशन होना चाहिए ताकि पानी से सारे जर्म्स खत्म हो जाएं। Breeding of flies must be prevented in the houses or in the nearby surroundings as they pollute your food and water and act as carriers of diseases. Rooms should have wire screens. तो आपके जो ऐसे घरों में आपके कभी कभी मक्खियाँ ब्रीड हो जाती हैं, मच्छर हो जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो दरवाजे या खिड़कियाँ उसके बाहर हमेशा एक वायर की स्क्रीन हो ताकि अंदर मच्छर आ ही ना पाए, तो भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स शुड ऑल्सो बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड रेगुलरली। तो आपके जो बाथरूम्स होते हैं जहां आप नहाते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, टाइम टू टाइम उनको साफ करते रहना चाहिए और डिसइंफेक्टेंट हमेशा स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि कोई भी आपके जर्म्स वाले बैक्टीरिया या मस्कीटोज वहां पे ना ब्रीड कर पाए। टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज, वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट. To destroy mosquito larvae, the surface of the water in tanks and ponds must be covered with oil. तो आप अगर चाहते हैं कि मस्कीटोज ना पैदा हों, एक जगह पे पानी को इकट्ठा मत होने दीजिए। जहां पर आपके वाटर टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स को हमेशा किसी ऑयल से आपको कवर करके रखना चाहिए ताकि वहां पर लार्वे, जिससे बाद में मस्कीटोज पैदा होते हैं, वो पैदा ही ना हो। Floors must be swept every day and drains must be kept covered. यूज अ मस्कीटो रेपेलेंट और मस्कीटो नेट एट नाइट. तो हमेशा आपके जो घरों के बाहर ड्रेन्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, रेगुलरली उन्हें साफ करते रहिए, पोछा मारते रहिए, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करते रहिए और हमेशा रात के टाइम पे या तो मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम या फिर मस्कीटो नेट लगाइए ताकि आपको कोई भी मच्छर ना काट पाए. पर्सनल हाइजीन. पर्सनल हाइजीन यानी कि पर्सनल लेवल पे आप किस तरीके से अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं. इट रेफर्स टू द थिंग्स वी डू टू क्लीन एंड केयर फॉर आवर बॉडीज. मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट्स हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी. तो पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है हमारी खुद की बॉडी के लिए हम उसको साफ सुथरा किस तरीके से रखते हैं ताकि हम हेल्दी रहें. इफ वी डू नॉट क्लीन आवरसेल्व्स रेगुलरली, डस्ट, dirt and germs can accumulate on our bodies, making us sick. Brushing teeth twice a day, taking a bath regularly, keeping our nails trimmed, wearing clean clothes, rinsing our mouths after meals and washing our hands are some ways to keep ourselves clean. तो आप डेली 2 टाइम ब्रश करिए. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ को धोइए. हर एक मील के बाद अपने मुंह को खाली पानी से रिंस कर लीजिए. अपने आप को साफ सुथरा रखिए, नेल्स को ट्रिम रखिए, तो आपकी बॉडी हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगी. अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो डस्ट आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट हो सकता है, जर्म्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं. वैक्सीनेशन. The best way of preventing communicable diseases is by vaccinations. This is done by injecting a healthy person with a small dose of a substance called
vaccine. It is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis, and hepatitis. Pulse polio is an immunization campaign that was established by the Indian government in 1994 to eradicate polio by vaccination. From time to time, all children under the age of 5 are given oral polio drops against polio virus. अब आपकी वैक्सीनेशंस होती हैं. वैक्सीनेशन क्या होता है? कोई भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो रोकी जा सकती है अगर वैक्सीनेशन दी जाए. जो हेल्दी एडल्ट बॉडी होती है उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे डोज ऑफ सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं जिन्हें वैक्सीन कहा जाता है. जैसे कि आपकी अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं, टाइफॉइड, टेटनस, पोलियो. तो इन वैक्सीन से क्या होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और बाय चांस अगर जो भी बीमारियां हैं उनके वायरस आपकी बॉडी में इन्फेक्ट कर भी जाएंगे तो आपकी बॉडी फाइट करती है उनके अगेंस्ट में और आपको वो नहीं होने देती है. ऐसी ही टाइप की एक वैक्सीनेशन 1994 में इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए और ये 5 साल से नीचे के जो बच्चे होते थे उनको दी जाती थी. कीप इन माइंड, nutrients, the substances present in food that make us strong, healthy and give us energy. Balanced diet, a diet that contains sufficient amounts of all the nutrients as well as enough water and dietary fiber. Diseases, a condition of the body where a small or a large part of our body becomes unhealthy. Communicable diseases, diseases that are passed on from one person to another by touch, sneezing, coughing, etc. Non-communicable diseases, diseases that are not passed on from one person to another. Personal hygiene, things that we do to clean and care for our bodies. तो न्यूट्रिएंट्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना के रखते हैं और एक बैलेंस डाइट में आपके हर टाइप के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, आपके विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर और रफेज होना चाहिए. डिजीजेज आपकी वो चीजें होती हैं, वो कंडीशन होता है जो बॉडी के किसी पार्ट में जब हो जाता है तो वो पार्ट ढंग से काम करना बंद कर जाता है. 2 टाइप की आपकी डिजीज होती हैं, कम्युनिकेबल जो आपकी फैल सकती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो नहीं फैलती हैं. देन इज योर पर्सनल हाइजीन जो आप अपनी बॉडी के लिए पर्सनल लेवल पे करते हैं आपकी बॉडी को साफ रखने के लिए और हाइजीनिक रखने के लिए. रैप इट अप. Carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are the nutrients present in different foods. A balanced diet contains the right amounts of nutrients along with water and roughage. Any deviation in the normal functioning of the body is called disease. Disease may be communicable or non-communicable. Deficiency diseases are caused by the shortage of adequate nutrients in the body. Maintaining personal hygiene is important for good health. We need to exercise and take enough rest to remain healthy. तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके अलग अलग टाइप के फूड्स में प्रेजेंट होते हैं. बैलेंस डाइट में आपके ये सारे के सारे 5 कंपोनेंट्स एंड वाटर और रफेज होना चाहिए जो आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. किसी भी टाइप का अगर आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है किसी न्यूट्रिएंट की तो आपको बीमारी हो सकती है. इसके अलावा आपकी जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो वो हो जाता है आपको. और आपकी पर्सनल हाइजीन अगर आपको मेंटेन रखनी है तो 2 टाइम ब्रश करिए, हाथ धोते रहिए, मुंह को ढंग से साफ रखिए और अपने आसपास बैक्टीरियाज की ग्रोथ को प्रिवेंट करिए. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज आप खुद से करिए.